अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद अशरफ़ और मैं आज आपको लेके चलूँगा चेक रिपब्लिक। और चेक रिपब्लिक यूरोपियन यूनियन की एक कंट्री है जो कि सेंट्रल यूरोप में पड़ती है। और यहाँ की जो दूसरी सबसे बड़ी सिटी उसका नाम है ब्रनो, और ब्रनो से 24 किलोमीटर दूरी पे एक गुफ़ा है जिसका नाम है बिची स्काला। ये इसका नाम स्लाविक लैंग्वेज में है, और ये स्लाविक लैंग्वेज या जो चेक रिपब्लिक में लैंग्वेज बोली जाती है ये। तो बात करते हैं इसके नाम से। तो बेसिकली तो इस पे भी दो थ्योरियां हैं नाम के ऊपर कि बिची स्काला। सो बेसिकली बिची जो चेक रिपब्लिक की लैंग्वेज में है वो है बुल, और स्काला रॉक को कहते हैं चेक रिपब्लिक में। तो इसके ऊपर दो थ्योरियां हैं। एक थ्योरी तो ये है कि जो केव का एंट्रेंस है, जो कि मैं दिखाने लगा हूँ, जो केव का एंट्रेंस है और उसमें एक टाइप की कोन बनी हुई है एंट्रेंस के गेट पे केव के, जो कि वहाँ के गाइड ने मुझे बताया था कि जब यहाँ हवा चलती है तो उस हवा का जो एंट्रेंस उस कोन के अंदर से होता है। तो जैसे कि बुल रॉर करता है, जैसे कि वो बुल जो रॉर करता है उसके जो सांड के चीखने की आवाज़ जो होती है, तो वो उसी तरीके का बिल्कुल साउंड इफ़ेक्ट क्रिएट करता है ये हवा का चलना और उसको उनके अंदर से गुजरना। तो एक तो थ्योरी ये कहती है, तो जो वहाँ का गाइड था वो ये बता रहा था। एक दूसरी थ्योरी जो है वो ये है कि जब वहाँ केव का एक्सकवेशन हुआ और वहाँ पे जो है आर्कोलॉजिकल साइट्स और आर्कोलॉजिस्ट और स्पेलियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट वहाँ पे गए, तो जब उन्होंने एक्सकवेशन किया केव का और वहाँ पे उन्होंने आर्टिफैक्ट पाए, तो उसमें एक ब्रॉन्ज़ की जो है पूरी बुल की एक स्टैचू मिला है। तो एक थ्योरी कहती है कि उस स्टैचू की वजह से इसका नाम बिची स्काला, और जो कि स्लाविक लैंग्वेज में है, पड़ा। और जो गाइड ने बताया वो ये कि जो इसका हवा का मूवमेंट और ये साउंड का क्रिएट होना है। तो एक थ्योरी ये है। मूव करते हैं इसके रीजन पे। तो बेसिकली जो रीजन है जहाँ पे ये केव है, ये केव जो है एक मोरोवियन, ये जो एरिया फेमस है इसको कहते हैं मोरोवियन कास्ट। ये जो ईस्टर्न चेक रिपब्लिक के एरिया में आता है ये। और ये मोरोवियन कास्ट बेसिकली उसे कहते हैं जो कि कहते हैं स्टोन का रीजन हो जिसमें सिंक होल भी मिलते हों, अंडरग्राउंड पानी के झरने भी हों और अंडरग्राउंड लेक्स भी बनी हों। तो ये लाइमस्टोन का रीजन होता है, जो चूना पत्थर और चूने वाला पत्थर जो होता है। तो बेसिकली ये रीजन, हालांकि प्रॉपर्टी वही होती है लेकिन ये उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं घर में अपने डेली यूजेस में, उससे ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत हार्ड होती हैं। तो ये जो हिस्सा है चेक रिपब्लिक का जिसे मोरोवियन कास्ट कहा जाता है, ये बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि ये लाइमस्टोन का बना हुआ है। तो इसमें जो बहुत सारी फर्दर फ्लूवियल प्रोसेस होती रहती हैं, जो पानी के बहाव से जो वहाँ के हिस्से की चेंजमेंट हो रही है, और कई सालों से वहाँ पे वेजिटेशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जियोलॉजिकल एक्टिविटी है वहाँ की, वो चेंज हो रही है। और पानी से जो इफ़ेक्ट हो रहा है लाइमस्टोन पे, उससे जो क्या कहते हैं शेप बन रहे हैं, अंडरग्राउंड शेप बन रहे हैं और बाहर भी बन रहे हैं, सिंक होल बन रहे हैं और अंडरग्राउंड वाटर जो चल रहा है। तो इससे जो क्या कहते हैं चेंजमेंट आ रहे हैं और मॉडिफिकेशन आ रहे हैं। तो बेसिकली ये बड़ा ही रिच रीजन है, और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं नेशनल पार्क्स भी हैं। और यहाँ के जो एरिया है, यहाँ पे मोस्टली जो है घर जो हैं वो लकड़ियों के हैं, और चर्चेज़ भी इवन लकड़ियों के हैं। और यहाँ पे बड़ा एक पुराना चर्च है, वो 18वीं शताब्दी और कोई तकरीबन 17वीं शताब्दी का है, जो कि विलेज है क्रिस्टीनी। उसके अंदर जो प्लस होटल प्लस चर्च वो कंबाइन बना हुआ है क्रिस्टीनी। और ये जो प्लेस है केव बिची स्काला, ये क्रिस्टीनी से कुछ दो या 3 किलोमीटर की फासले पे है। तो बेसिकली हम इस पे बात करते हैं क्योंकि अभी इन्होंने ये टूरिज़्म के लिए खोला हुआ है जो है, क्योंकि इनकी जो क्या कहते हैं आर्कोलॉजिकल साइट्स वगैरह थी वो कंप्लीट हो गई हैं। बात करते हैं कि ये बड़ी फेमस साइट्स है फॉर जियोलॉजिस्ट, फॉर स्पेलियोलॉजिस्ट, फॉर अदर साइंटिस्ट लाइक फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, जो कि अर्थ साइंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बड़ी फेमस साइट्स है। इसके अंदर मतलब लाइमस्टोन के से जो शेप बन रहे हैं, फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजिस्ट के लिए भी वो अच्छी है, जो मॉर्फोलॉजिस्ट के लिए भी अच्छी है, और जो जियोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे उनके लिए मतलब बड़ी रिच साइट है। और यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे जो एसोसिएशन है
वो यहाँ पे इनका भी सर्वे चल रहा है कंटिन्यूसली, और ये कोलैबोरेशन में जो है कई सारे प्रोजेक्ट भी करवाते हैं। ये वेबसाइट मैं नीचे अपने लिंक में डाल दूँगा, तो आप उस पर विज़िट करें। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी और मिल जाएंगी। सबसे पहले हम केव की बात कर लेते हैं। तो जो केव है ये 18 किलोमीटर लंबी है, और ये मुमकिन ही नहीं है कि ये मतलब एक दिन में पूरी कवर हो जाए। तो जो गाइड था वो बता रहा था कि टोटल ये 3 दिन में कवर होती है, क्योंकि केव के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वहाँ पे मतलब कोई गाड़ी का इंतज़ाम हो या उन्होंने कोई सिस्टम बनाया हुआ हो। तो बेसिकली ये ऐसा उन्होंने अभी कोई सिस्टम नहीं बनाया। स्टिल ये जो है अभी उस पर जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं कि उसमें क्या मतलब ढूँढेंगे, और आर्टिफैक्ट्स अभी स्टिल वहाँ मिल रहे हैं, काम चल रहा है। तो पैदल ही जाना होगा, और ये पैदल जाने का सिस्टम, उसमें कुछ स्टेप्स भी हैं, चढ़ना भी है, और कई जगह जो है बहुत छोटा नैरो पैसेज है, और मतलब निकलने की बहुत तंग जगह है। तो जो 18 किलोमीटर की जो केव है, तो ये वो बता रहा था कि अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड टाइम ये है कि 3 दिन के अंदर ये पूरी कंप्लीट होती है। बट हमारे पास जो हम गए थे, हमारे पास बड़ा कम टाइम था, 1 दिन का टाइम था। तो हमने सिर्फ जो है एंट्रेंस का जो एरिया था और उसके अंदर स्टिल फर्दर 2 किलोमीटर और हम जो है डीप गए थे। तो उसमें जो है उसने हमें बहुत सारी चीज़ें, तो इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो इसका जो रिटन रिकॉर्ड है वो कोई 17वीं शताब्दी में मिलता है, 17वीं सेंचुरी के आखिरी डिकेड्स में, विद 1770s से। तो जो सबसे पहले और जो इसका एंट्रेंस का एरिया था वो तो हमेशा से खुला था, लेकिन जो फर्दर एक्सप्लोरेशन इसके अंदर हुई है तो इसका रिटन रिकॉर्ड ये है कि जो रोमन एम्पायर के जो फ्रांसिस सेकंड थे, वो जो सबसे पहले गए थे इस केव में, और उन्होंने कहा। जो दूसरा बंदा है उसका नाम है अलोसी लीटेनस्टाइन, और ये है प्रिंस लीटेनस्टाइन कंट्री का। ये भी एक यूरोपियन यूनियन की बहुत छोटी सी जो है सेमी मोनार्की कंट्री है, जो कि ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर के बीच में बहुत छोटा सा स्मॉल रीजन है। लीटेनस्टाइन ये कंट्री का नाम है, और यहाँ पे अभी भी वो जो प्रिंसली स्टेट वाला सीन जो चलता है वो अभी भी चल रहा है। तो लेकिन अभी स्टिल जो है गवर्नमेंट यूरोपियन यूनियन के अंडर जो है ये है, लेकिन जो है अभी भी प्रिंसली सीन है इस कंट्री में चल रहा है। तो वो उन्होंने जो है एक्सप्लोर किया था इस केव को, बिचीज़ काला को। के बाद जो एक एक्सप्लोरर थे, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट थे 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में 1867 के अप्रॉक्स इस पीरियड में उन्होंने डिस्कवर किया सबसे पहली दफ़ा कि जो है ये जो केव सिस्टम है ये स्टोन एज के टाइम का है। एंड उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी जो है आर्टिफैक्ट्स मिले। तो यहाँ मैं बताता चलूँ आर्टिफैक्ट्स कहते किसे हैं। बेसिकली आर्टिफैक्ट्स वो चीज़ें होती हैं जो इंसानों के द्वारा या तो थोड़ी बहुत रद्द-बदल किया गया हो, चेंजमेंट आया हो, या मॉडिफिकेशन हुई हो, या इंसानों के द्वारा बनाया गया हो। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, कोई भी टूल हो सकता है। और तो वो वहाँ पे मिल जाए, और जो आज के ज़माने में यूज़ ना हो रहा हो, और उसका बड़ा कनेक्शन पुराना हो, तो वो चीज़ें जो है संभाल के रख ली जाती हैं। और बेसिकली उन चीज़ों के बेस पे कंपेयर किया जाता है कि उस टाइम पे क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या टेक्निक्स थी, लोग कैसे काम करते थे आज के कंपैरिजन से। तो ये सारी चीज़ें जो है आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, और जियोलॉजिस्ट हो गए, स्पेलियोलॉजिस्ट हो, तो ये सारी चीज़ें इनके बेस पे अपने रिज़ल्ट्स देते हैं, अपने रिसर्च पेपर पे इनके रिज़ल्ट्स लिखते हैं, और उनके बेस पे जो है अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो और इन्हीं सारी चीज़ों के बेस पे वो अपनी सोसाइटीज़ के क्या उनकी सोसाइटीज़ डिफरेंट थी हमारी सोसाइटीज़, उनका रहने का स्टाइल, उनके मींस काम करने का स्टाइल, और वो किन चीज़ों को टूल्स को यूज़ करते थे। तो अभी वो स्टिल जो है इस केव के अंदर फर्दर एक्सप्लोरेशन चल रही है। अभी भी जो है चेक जियोलॉजिकल एसोसिएशन अभी भी काम कर रही है, और अभी भी वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स स्टिल मिल रहे हैं अभी। और फर्दर एक्सप्लोरेशन, क्योंकि जो केव का एंट्रेंस है जो कि मैंने अभी दिखाया है, तो केव का एंट्रेंस पे ही अभी स्टिल काम चल रहा है, और अभी फर्दर 18 किलोमीटर का जो एक्सप्लोरेशन है वो तो अभी बाकी है। तो बेसिकली ये तो आपको पता चल ही गया हो कि ये क्यों स्टडी करना ज़रूरी है, और ये सारी जो है कंपैरिजन, और जो उनके आर्टिफैक्ट्स मिलना, और उनके बेस पे जो है पुराने पुराने जो है चीज़ों को समझना, और रिसर्च। ये
अच्छी बात ये है कि जो है चेक रिपब्लिक ने इसको जो है ओपन किया हुआ है फॉर टूरिज़्म के लिए, कोई भी जा सकता है वहाँ पे, जो है गाइड मिलेगा। और अच्छी बात ये है कि वो गाइड जो है इंग्लिश में जो है पूरा जो है एक्सप्लेन करता है बेहतरीन अच्छे से, आपके समझ आ जाए। मतलब बेसिकली यूरोपियन यूनियन में तो क्योंकि अपनी ज़बान को प्रेफरेंस दी जाती है, अपनी लैंग्वेज को, बट वो स्टिल जो है इंग्लिश में बड़ा अच्छे से, बड़ा जॉली मूड में एक्सप्लेन करता है बेहतरीन सारी चीज़ों को, और आपको जो है फ़र्दर वो अंदर लेके जाएगा, एक्सप्लोर करेंगे। ये करते यही हैं कि जो है, जो यहाँ इन्हें आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं या जो भी क्या कहते हैं इन्हें सिंबल दिखाई देता है, और उसके बेस पे ये क्रोनोलॉजी बनाते हैं, और उस क्रोनोलॉजी के बेस पे अपने जो है रिसर्च पब्लिश करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड की। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं या ये जो नॉलेज गेन करते हैं वहाँ से, ऑन द बेसिस ऑफ द टूल्स दे फाउंड देयर, और द ऑन द बेसिस ऑफ द जो मटेरियल उन्हें वहाँ से मिला है, और जो यहाँ पे उन्हें रिटन रिकॉर्ड मिला, या क्या कहते हैं केमिकल जो उन्होंने रिसर्च की, बाय केमिकल, बाय कार्बन डेटिंग और समथिंग, द मेथड्स दे आर यूजिंग फॉर देयर रिसर्च। तो उसके बेस पे फिर जो है ये कंपैरिजन करते हैं, और ये सारे बाकी जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करते हैं कि ये जो चीज़ है, अच्छा नॉर्थ अमेरिका में भी ये रीजन में, अच्छा इसी तरीके के इसी शेप में। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी भी चीज़ें मेंशन की हुई हैं स्क्रीन पे, जो है कि इन्हें यहाँ पे ये मिला हुआ है, स्पेशली जो है फीमेल से रिलेटेड जो उनके मीन्स ज्वेलरीज़ थी, और मेटल्स की फीमेल्स की जो है ज्वेलरीज़ हो गई, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो इनकी 2018 से 2020 की रिसर्च जो है, तो बेसिकली ये इसमें स्ट्रेटिग्राफी पढ़ते हैं। स्ट्रेटिग्राफी डील्स करती है, एक जियोलॉजी का ही एक पार्ट है। तो ये अर्थ सरफेस की जो लेयर होती हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सरफेस, जो कि सरफेस की जो लेयर्स होती हैं स्ट्रेटिग्राफी, तो उसकी स्टडी करते हैं बेसिकली। तो उसमें उन्होंने भी जो है पाया था, और बल्कि उन्होंने वहाँ पे भी जो है ये फ़ोटो डाले हुए हैं इसमें साइड्स में। तो इन्होंने जो है लेयरिंग सिस्टम पाया हुआ था वहाँ पे। सबसे पहले जो लेयर ए है उसमें उन्होंने पाया कि ये जो है रेतीली है, मिट्टी के मतलब मिक्सअप, और रेत और मिट्टी का मिक्सअप है। तो दूसरी थी वो चूने वाला पत्थर, वही जो लाइमस्टोन है उसकी थी। और जो तीसरी लेयर है, लेयर सी, तो ये भी जो है चूने पत्थर की है, बट वो जो क्या कहते हैं पानी जिसका उड़ जाता है, वो बचा हुआ बर्न्ट लाइन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो वो तीसरी लेयर है, उन्होंने बर्न्ट लाइन भी फाइंड की है। और जो चौथी लेयर है वो कोल लेयर है, जो कि बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल्स के जो डिकम्पोजिशन हो जाता है उससे बनती है। एंड जो सबसे जो लास्ट की लेयर थी, ई लेयर, वो केवलस है। और जो लस होता है बेसिकली ये ग्रेनाइट और रेत और मिट्टी का जो है एक मिक्सचर होता है लस, वो बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड पाया जाता है हर जगह। वो जो ई लेयर है वो इसकी लेयर है। तो अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की। तो मेन टॉपिक ये था कि मीन्स जो आर्ग्यूमेंट अभी चल रही है इस पर कि ये जो जगह है, ये एक कोई कब्रिस्तान थी, यहाँ पे लोग दफनाए जाते थे, या कोई एक सैर व तफरीह की जगह थी कि यहाँ पे लोग आते थे, रुकते थे। और तो जो वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जिंद्रिच वैंकल, अकॉर्डिंग टू उनकी थ्योरी के यहाँ पे जो एक इंसान का स्केलेटन मिला था, कंकाल, और बाकी 40 औरतों का कंकाल मिला था। और उस 40 औरतों के कंकाल के साथ क्या कहते हैं ज्वेलरीज भी थी, और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी साथ में मिले थे, एम्ब्रॉयडरी, उनके कपड़े वगैरह और मोती, सारी चीज़ें मिली थी। लेकिन बात की फर्दर एक्सप्लोरेशन में जो है उन्हें 17 और आदमियों के कंकाल मिले एरिया, इसी बाहरी एरिया के अंदर ही, जो जिनकी उम्र बच्चे से लेके जो है 50-60 साल तक की जो है उन्होंने बताया है। और वैंकल के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन की है उसमें उन्होंने एक बड़ी रोमांटिक तरीके से जो कहानी बताई है कि एक वहाँ पे एक नोबल मैन की, एक या मतलब बड़े अमीर आदमी की एक कब्र मिली है, और साथ में उसकी जो है एक साथ में औरत की मिली, और जो कि बड़ी रीति रिवाज के साथ दफनाई गई थी। और साथ में उन्होंने बताया कि जो 40 औरतों के जो स्केल्टन मिले थे, जो कंकाल मिले थे, वो साथ में किसी का हाथ कटा है कि, और ज़्यादातर की जो है सर कटे हुए थे। उसके बाद जब फर्दर एक्सप्लोरेशन करा गया है वैंकल के बाद 1920 में, तो जब वहाँ का केव का पानी पंप आउट करा गया, बाहर निकाला गया, मतलब जो जितना वो निकाल सकते थे उस एरिया से, तो उन्हें एक नया और एरिया मिला। उसका उन्होंने नाम रखा है नोवे बेसिस स्काला। बेसिकली
स्लाविक लैंग्वेज में नोवे मीन्स नया होता है, तो उन्होंने न्यू बुल रॉक ये अभी इन्होंने नाम रखा हुआ। और वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पे जो जर्मन आर्मीज़ थी वो मतलब इसमें आके छुप जाती थी। जर्मन आर्मीज़ ने भी काफ़ी सारे जो है इस केव के अंदर एंट्रेंस एरिया के अंदर जो है कई सारी जो है मॉडिफिकेशन किए हैं, जो ये भी जो है गाइड ने मेंशन किया हुआ था उसके अंदर। और जो भी लेटेस्ट रिसर्च हैं, जिस रिसर्चर हैं चार्ल्स यूनिवर्सिटी की जो प्राग में है, वो इस पर काम कर रही हैं। उनका नाम है जुज़ाना गोलैक-मेरोवा। तो अकॉर्डिंग टू उनकी थ्योरी के जो है कि ये जो एक बोरियल प्रेस बेसिकली मीन्स इन द जर्नल वे तो नहीं थी। मिस्र में जो गीज़ा के पिरामिड हैं वहाँ पे जो है वहाँ के उनके जो राजा, तो यहाँ पे भी वो राजा तो नहीं लेकिन जो क्या कहते हैं यहाँ के नोबल लोग होते थे और जो अमीर तरीन लोग होते थे, शख्सियात होती थी उस ज़माने की वहाँ पे, तो यहाँ पे उनको दफनाया जाता था क्योंकि जो काफ़ी सारी ज्वेलरीज और जो है मिली हैं यहाँ से औरतों के, और उनके जो है पहनावे उस ज़माने के जो आर्टिफैक्ट्स मिले हों अकॉर्डिंग टू उनके बेस पे, जो कि स्क्रीन पे मैंने दिखाए भी हैं बहुत सारे भी। और इसके एग्जिस्टेंस के, इसके वजूद के बहुत सारे जो है चेंजेस भी आते रहे। कभी आर्मी यूज़ कर रही है, कभी कोई फ़ौज आ गई उसको उसमें ठहरा है जैसे कि जर्मन की, तो और उससे पहले जो है दफनाने के लिए, और उससे पहले जो है लोग इस बिकॉज क्योंकि इसका जो क्या कहते हैं सबूत मिलता है वो स्टोन है जिससे मिलता है, तो फर्दर जो है चेंजेस होते रहे। ये सारी इसके एंट्रेंस की भी बात हो रही है, इसकी फर्दर अभी जो है क्योंकि स्टिल एक्सप्लोरेशन चल रहा है, उसको जो है ढूंढा जा रहा है और क्या क्या वहाँ पे भी मौजूद है। अभी फ़िलहाल जो करंट जो सर्वे चल रहा है वो चेक जियोलॉजिकल एसोसिएशन का सर्वे चल रहा है। चेक जो हाइड्रोलॉजी पे काम कर रही है कि ये वाटर सिस्टम जो, और एक इंटरेस्टिंग थिंग ये थी कि जो बेसिकली इधर इन ऐसी जगहों पे जो पानी होता है तो वो किसी नीचे की स्ट्रीम से आता है, जो चट्टान बीच में से क्रैक हो जाती है तो वो पानी की एक स्ट्रीम होती है जो वहाँ आ रही होती है। लेकिन यहाँ का जो गाइड था उसने ये मेंशन किया था कि यहाँ पे अभी तक जो एक्सप्लोर हुआ है उसमें अभी ऐसा कहीं ऐसा नहीं मिला कि जो है कोई स्ट्रीम से कनेक्टेड हो। ये सारा जो वाटर ड्रॉपलेट है ये पूरे जो मोरोवियन कास्ट का जो वाटर नेटवर्क है विद इन द माउंटेन, ये सारा पानी उसी में से कहीं ना कहीं इकट्ठा होके किसी एक जगह पे स्पेसिफिक जगह पे जो है इकट्ठा हो रहा है। तो मेरे पास प्रॉपर जो है इक्विपमेंट नहीं थे, और जो ड्रेसेस होती है केव एक्सप्लोरेशन की वो भी नहीं थी, क्योंकि एक ड्रेस होती है प्रॉपर, तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसमें जो है नैरो पैसेज से जा सकें और उसमें खिसक के। तो वहाँ पे इस कोरल रीफ भी था। कोरल रीफ जो बेसिकली जो है इक्वेटोरियल जोन में होता है, और आई वाज रियली सरप्राइज। केव के अंदर बड़ा स्टेबल जो है टेम्परेचर था, कोई एक अप्रॉक्स 7 to 8 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और जो लोग यहाँ हैं करीब में यूरोपियन यूनियन में हैं और जो आ सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि ज़रूर एक बार जाएं। और अच्छा एक्सपीरियंस है और गाइड भी बहुत अच्छा है, जॉली मूड का है, और केव एक्सप्लोर करें, इट्स रियली वर्थ इट। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट में जो आपके एरिया के करीब अगर कोई ऐसी गुफा है या केव है तो ज़रूर मेंशन करें। मिलते हैं जल्दी दूसरे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।